हेलो स्टूडेंट। एक दिन हमने आपको जैव प्रक्रम के बारे में पहला भाग में बताया था कि किस तरह से पोषण, श्वसन, विसरण आदि की आवश्यकता होती है। आज हम उसी के अगले भाग में आपको जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और उसमें जो है क्या क्या उपलब्ध होता है। तो जैसे ही हमने डाल रखा कि प्रकाश संश्लेषण प्रदर्शन के लिए प्रयोग, कैसे जो है हम प्रदर्शन करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन ही निकलती है, या कैसे हम जो है प्रदर्शन करते हैं कि इसमें जो है पौधों का भोजन जो बनता है वो ग्लूकोज यानी मंड के रूप में ही बनता है। एक दिन हमने आपके जो है क्लास में डाला था जो है एक प्रयोग, जिसका प्रयोग का नाम है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निष्कासित होने का प्रदर्शन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निष्कासित होने का प्रदर्शन। बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट करके लिखा है और बताया कि सर हमें समझ में नहीं आया, सर हमें समझ में नहीं आया। सो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं और इसके जरिए आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है और किस तरह से जो है निकलने की इसकी विधि होती है और कैसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तविकता सही है कि ऑक्सीजन निकलती है। तो आज के वीडियो में हम जैव प्रक्रम का भाग नंबर 2 के अनुसार ये आपको बता रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो प्रदर्शन के जरिए, प्रयोग के जरिए हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें से प्रकाश संश्लेषण प्रदर्शन के लिए प्रयोग में और अन्य सारे प्रयोग हैं, अन्य प्रयोग हैं, मंड के लिए प्रयोग है। फिलहाल आज के जो इस वीडियो में हम केवल ऑक्सीजन निकलने के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, किस तरह से ऑक्सीजन निकलती है। तो पहला प्रयोग है ये प्रयोग फर्स्ट है। इसमें क्या है कि प्रयोग का नाम क्या, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होने का प्रदर्शन। तो हम आज जो है इसमें इस वीडियो में ये बताएंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन निकलती है, कैसे हम पता करें कि ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। तो सबसे पहले हम इसकी विधि बता देते हैं, इस प्रयोग में कैसे क्या करना है आपको। क्योंकि प्रयोग है तो प्रयोग में कई सारे यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, कुछ जो पौधों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो जिसका प्रयोग होता है उसकी आवश्यकता हमें इसमें पड़ती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो है जल से भरा हुआ एक बीकर लेना है, जो हम आपको इसमें बना दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जल से भरा हुआ हमें एक बीकर लेना है। ये एक बीकर है, इसको हमें जल से भरना है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करना है कि जल से भरा हुआ हमें एक बीकर लेना है। ये हम जल भरे दे रहे हैं इसमें। आप उसमें देख लीजिए, आपको जो यही चित्र मिलेगा, यही चित्र बना होगा। सो प्लीज बच्चों इसको ध्यान से देखिए और समझ लीजिए, फिर हमको कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आया अथवा नहीं आया। ये जल से भरा हुआ हमने बीकर लिया। इसके बाद जल से भरे हुए बीकर में एक जलीय पौधा हमें रखना है। जलीय पौधा यानी हाइड्रिला, जलीय पौधा हाइड्रिला। और ऐसा पौधा होना, कोई जरूरी नहीं कि हाइड्रिला ही हो, कोई ऐसा पौधा हो जो जल के अंदर रहकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है,
तो हमें इस तरह के पौधे को लेना है इस क्रिया में। तो हमें जो है इस क्रिया में कौन सा पौधा लेना, हाइड्रिला का पौधा ले लेंगे, क्योंकि वो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया जल में रहकर ही करता है। और इसके बाद जो है पौधा हम इसमें रख देते हैं। एक जल से भरा हुआ हमने इसमें जो है पौधे को रख दिया। पौधे को रखने के बाद इसमें एक कीप हम ऊपर से लगा देते हैं। एक कीप जो बनी होती है इस तरह की, तेल वगैरह डालने के लिए एक कीप बनाई जाती है इस तरह। सॉरी, इस तरह से एक कीप बना देते हैं। तो इसी कीप को हम जो है इसमें रखना हमें। अब इस कीप को हमें क्या करना, उल्टा करके इस तरह से हमें जो है इसमें रखना है। तो इसमें हमने जो है एक कीप को जो है इस तरह रख देते हैं। इस तरह से हमें जो है कीप को इसके ऊपर जो है रख देना है। इस पौधे के ऊपर इस कीप को हमें इस तरह से रख देना है। अब इसमें एक क्रिया और करना है। अब इसके बाद जब कीप इसके ऊपर रख देंगे, एक और कीप रखने के बाद इसके परख नली लेते हैं। परख नली इस तरह की बनी होती है। ऐसे एक परख नली बनी होती है। तो हमें क्या करना, परख नली में पानी भरना है और पानी भरने के बाद परख नली के मुख पर अंगूठा लगा लेना। क्यों? ताकि परख नली का पानी बाहर ना गिरने पाए। और उस परख नली को हम उल्टा जो है उल्टा करके इसमें लगा देते हैं। कीप में जो है उल्टा करके लगा देते हैं। इस तरह से हम परख नली को इसके ऊपर उल्टा करके लगा देते हैं। और ये जो जल भरा हुआ है, ये परख नली में जो हमने बताया था कि परख नली में भरे जल भरा होना चाहिए, तो परख नली में इस तरह जल भरा होना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रयोग हम उस जो चित्र में जो हमने दिया था आपको एक चित्र, तो उसमें जो इस तरह के चित्र बना हुआ। तो ये विधि है कि सबसे पहले क्या करना है कि एक बीकर लेना। ये क्या है, ये हो गया तुम्हारा बीकर। ठीक, इसके बाद बीकर में क्या है, ये भरा हुआ, इसमें जल जल भरा हुआ है। ये हो गया परख नली। ये हो गई कि एक इतना यंत्र हो गया। अब प्रदर्शन कैसे करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि जो है इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है? जब ये सारी क्रिया संपन्न हो जाए तो इसको क्या करना है, इसको उठा के धूप में रख देना है। किसमें रख देना है? धूप में। इस तरह से इसको जो है धूप में रख देना है। इसको धूप में क्यों? ताकि जो है सूर्य की किरणें इस पर पड़े। और क्योंकि
प्रकाश संश्लेषण का मतलब ही है कि प्रकाश की उपस्थिति में कोई पौधा जो क्रिया करता है या खाना बनाता है, वही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक प्रकाश संश्लेषण का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसको जो है हम धूप में रख देंगे। एक अब धूप में रखने के बाद निरीक्षण करेंगे, इसका हम निरीक्षण करेंगे। इसके निरीक्षण कैसे करते हैं, इसमें आप देखेंगे कि जैसे बना होगा कि छोटे छोटे बुलबुले, छोटे छोटे बुलबुले यहां तक आ जाते और यहाँ पे आकर जो है छप जाते, तो धुंध सी हो जाती है यहाँ पर। इस तरह से जो है छोटे छोटे बुलबुले जो है निकलने शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद एक दिया हुआ गैस का परीक्षण। अब गैस का परीक्षण कैसे करेंगे वो भी हम बता दे रहे हैं कि जो है ऑक्सीजन ही निकलती है या अन्य कोई गैस निकलती है। तो जो है इसका परीक्षण हम इस तरह से करते हैं कि जो बुलबुले निकल रहे हैं ये गैस के, ये ऑक्सीजन ही है। पता कैसे लगाएं, इसके बारे में आपको बताते हैं कि जो परख नली है, परख नली के नीचे हिस्से में हल्का सा ऊपर उठाइए और उठाने के बाद इसको जो हाथ लगा लीजिए, इसमें एक अंगूठा लगा लीजिए और इसको फिर बाहर निकाल लीजिए। और बाहर निकालेंगे जैसे ही, और जब इसमें कोई तीली आप लगाएंगे, वही माचिस की तीली जलाकर लगाएंगे, तो वो तीली अचानक से बहुत तेज जो है जल उठेगी। चलती हुई तीली को लगाएंगे तो बड़ी तेजी से उसकी लौ बढ़ेगी। ये ऑक्सीजन होने का प्रमाण है। इसके बारे में आपको बता दें कि और कैसे जो ऑक्सीजन होने का प्रमाण बताते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस ही जो आग होती है उसको बढ़ाती है, उसी की अवस्था में ही आग जलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है उस जगह पर तो कोई भी आग नहीं जल सकती है। कभी आप देखना जब सिलेंडर में आग लग जाती है तो लोग जो उसके अंदर बोरा से ढक देते हैं या अन्य कोई ऐसी चीज से ढक देते हैं ताकि जो पूरी तरह से ढक जाए, उसके अंदर ऑक्सीजन ना जाने पाए। क्योंकि अगर वहां पर ऑक्सीजन पहुंचती रहेगी तो आग जलती रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि जो आग को बुझा देती है, और जब उस आग को ढक दिया जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पाएगी वो, तो वहां पे कार्बन डाई बनेगी और आग अपने आप बुझ जाएगी। तो इसीलिए जब तीली हम यहाँ पर लगाएंगे थोड़ा से खोलकर परख नली को, तो उसकी लौ बड़ी तेज से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल गई है। तो ये प्रमाण रहा कि जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है। इसके बाद है कि क्षारी पायरोगायरोल एक पदार्थ आता है, क्षारी पायरोगायरोल नामक पदार्थ को हम जो है इस पे परख नली पे जैसे रखेंगे तो वैसे ही वो उस जगह पानी को सोख लेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को पायरोगायरोल, क्षारी पायरोगायरोल क्या करता है, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगा तो वहां की पानी की मात्रा जो बढ़ जाएगी, और जब यहाँ पर जो है ये क्रिया होगी प्रकाश संश्लेषण की, तो इसका पानी का स्तर कम होता जाएगा और बुलबुले ज्यादा अधिक निकलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जल है, जल वाष्पीकरण होकर ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित होकर वह जो है उड़ने लगता है और वही ऑक्सीजन के रूप में निकलता है। तो इस तरह से हम ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि जो है इस क्रिया में इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसका आज का जो बताया हमने प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होने का प्रदर्शन, तो ये एक प्रदर्शन है। इस तरह से ऑक्सीजन निकलती है और हमने एक चित्र दे रखा है, थोड़ा सा टॉपिक भी उसमें दे रखा है। सो आप सब लोग उसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इसको समझ लीजिए। थोड़ा सा टॉपिक और रहा जा रहा है, ये तो मैंने बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होने का प्रदर्शन। तो इसके बारे में हमने बता दिया है कि जो बुलबुले दिखते हैं ये ऑक्सीजन के बुलबुले हैं। पता कैसे करना है, परख नली को निकाल के उसमें माचिस की तील जलाकर जैसे ही रखेंगे तो उसकी लौ बढ़ जाएगी और क्षारी पायरोगायरोल के द्वारा ये जो जल
की जो मात्रा है वो जो सोख ली जाएगी। एक तो ये यंत्र हो गए। इसके बाद कुछ हमने उसमें थोड़ा छोड़ दिया था, एक प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण क्रिया और एक अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण क्रिया पीछे वाले वीडियो में भाग नंबर 1 पे। तो उसमें प्रकाशीय जो क्रिया होती है वो दिन के दिन उजाले में होती है और जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो रात्रि के अंधेरे में होती है। अब कैसे होती है इसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया तो ये कब होती है? दिन में होती है। और ये प्रकाश संश्लेषण जब प्रकाशीय अभिक्रिया होती है तब ऑक्सीजन निकलती है, क्योंकि जो पत्ती होती है, जो पत्ती होती है, ये पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को कहते हैं स्टोमेटा या कहते हैं पर्णरंध्र। ये जो है स्टोमेटा या पर्णरंध्र कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है? जो सूर्य होता है तो सूर्य की किरणों को अवशोषित करना और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी अवशोषित करना इनका काम होता है। अब यहाँ पे ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये जब सूर्य इनके किरणें पड़ती हैं इसके ऊपर, जब सूर्य की इनके ऊपर किरणें पड़ती हैं जब सूर्य की किरणें इनके ऊपर पड़ती तो क्या होता है कि ये जाते खुल, इनके छिद्र खुल जाते हैं और जब खुल जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये जब भोजन बनाते हैं अपना, तो जो यहां से निकलती है फिर O2 ऑक्सीजन निकलने लगती है। और यह क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? ये भाग में होती है ग्रेना, पौधे के ग्रेना भाग में होती है। प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पे होती है? ग्रेना में होती है। और इसके बाद अब रात्रि का जब समय आता अप्रकाशीय अभिक्रिया, तो ये तुम्हारी हो गई जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया। कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय अभिक्रिया किस तरह से होती है कि सूर्य का प्रकाश स्टोमेटम जब पड़ते हैं तो ये इनके छिद्र क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश की वजह से खुल जाते हैं। और जो छिद्र जब खुल जाते हैं तो ये जो जब भोजन बनाते हैं तो उससे ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है और CO2 को जो है अवशोषित करने लगते हैं। इसके बाद जब दूसरी क्रिया होती है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं हम शायद, कि जो उनकी क्रिया होती रात्रि में बंद हो जाते हैं, तो ये क्रिया इनके जो है शायद ग्रेना में होती है। एक तो हाँ सही है। तो यहाँ पे जो है ग्रेना में होती है। और इसके बाद जो दूसरी अभिक्रिया होती है तो वो उनके जो है स्टोमा में होती है। एक जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती उसमें क्या होता है? उसमें जो पत्ती होती है तो पत्ती के छिद्र होते हैं, ये जो छिद्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो बंद हो जाते हैं। और जब बंद हो जाते हैं, बंद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश रात्रि में निकाल पड़ता नहीं, तो जिसकी वजह से उनके छिद्र हो जाते हैं बंद, और जिसकी वजह से वो रात में भी CO2 बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, यानी अपोजिट वर्क करने लगते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ही रखने लगते हैं, क्योंकि उनके ऑक्सीजन निकलने की जगह नहीं होती है, छिद्र पूरे बंद हो जाते हैं। इस वजह से
कहा गया कि कभी रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनका हार्ट कमजोर होता है, तो उनके लिए खतरा होता है, क्योंकि उनको पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, जिसकी वजह से उनको उनकी जो है तबीयत बिगड़ सकती है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए कहा गया है, क्योंकि रात्रि में भी वो ऑक्सीजन अवशोषित करने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं। ठीक, तो ये हो गई जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया। एक तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है, और जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया रात्रि के समय होती है। ठीक, और एक पॉइंट और है, और ये पॉइंट ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में चार कौन कौन से पदार्थ काम में आते हैं, या चार कौन कौन से चीजों की आवश्यकता होती है। तो चार कौन कौन से हैं? पहला नंबर तो तुम्हारा हो गया, अगर इनके बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। पहला हो गया प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। दूसरा हो गया पर्णहरिम, यानी क्लोरोफिल। तीसरा हो गया तुम्हारा जल, और चौथा है तुम्हारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक, यानी CO2। ये जो है चार चीजें प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। इनके बिना प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं हो सकती है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले टॉपिक में हम बताएंगे, अगले टॉपिक में दूसरा प्रयोग लेके आएंगे। आज हमने बताया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होने का प्रदर्शन। एक, इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश की आवश्यकता का प्रदर्शन, यानी प्रकाश की आवश्यकता क्यों होती है, इसका प्रदर्शन हम अगले टॉपिक में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। आज का जो टॉपिक है यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद। सभी बच्चे जो है कमेंट करके मुझको जरूर बताएं वीडियो में समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट करें, बताएं कहाँ पे नहीं आया। वो दूसरी वीडियो फिर प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, और फिर से बना के दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद।